ओम नमः चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज ज्योतिष धर्म मंत्र योग और विज्ञान के भाग 26 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने पिछले भाग में चर्चा स्टार्ट की थी कुछ शुभ अशुभ योगों पर, जो दैनिक जीवन में शुभ अशुभ योग बनते हैं उन पर चर्चा करने की बात हुई थी। तभी हमने पंचक पर चर्चा किया था भाग 25 में। आज हम भाग 26 में चर्चा करेंगे भद्रा पर। भद्रा क्या है, भद्रा निवास क्या होता है और भद्रा मुख और भद्रा पूंछ क्या होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। वास्तव में हमने पिछले भाग में आपको बताया था पंचांग, जो 5 अंग होते हैं पंचांग के, उसमें हमने आपको बताया था तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है। तो नक्षत्र से बनने वाला एक योग होता है पंचक, जिसमें कुछ कार्य वर्जित होते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं भद्रा, वास्तव में वो करण से संबंधित बनने वाला योग है। करण, हर तिथि में 2 करण होते हैं, अर्थात एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। अर्थात 1 से लेकर 30 तिथियां होती हैं हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में। तो आप उसमें देखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरीके से अमावस्या और पूर्णिमा 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। तो इन हर एक तिथि पर आधा दिन एक करण होता है और आधा दिन दूसरा करण होता है। तो कुल वैसे 11 करण होते हैं। 11 करणों में 4 स्थिर करण हैं और 7 परिवर्तनशील करण हैं। स्थिर करण कौन कौन से हैं? शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंतग्नु। ये वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो उत्तरार्ध हिस्सा होता है वो शकुनी होता है करण। इसके बाद चतुष्पद और नाग, पूरी अमावस्या आधा दिन चतुष्पद आधा दिन नाग करण होता है। ये मैं स्थिर करणों की बात कर रहा हूँ। एक किंतग्नु स्थिर करण होता है जो पूर्वार्ध में होता है शुक्ल पक्ष की प्रथमा को। इसके अलावा जो 7 परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील करण कहलाते हैं, वो हैं भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये जो विष्टिकरण है, इसका जो प्रभाव है यही आपका भद्रा कहलाता है। विष्टिकरण ही भद्रा योग बनाता है। इस भद्रा योग में सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, कुछ कार्यों को छोड़कर। उन कार्यों को मैं आगे अभी सम्मिलित करूंगा। बालव करण के बारे में मैं आपको बता दूं, बालव करण को विवाह के लिए वर्जित किया गया है। तो कभी भी जब आपकी जन्म पत्रिका देखकर कोई ज्योतिषी, कोई पंडित आपके विवाह का मुहूर्त निकाले, उस समय इस करण को छोड़ देना चाहिए। अब विष्टिकरण पे चूंकि हम आज भद्रा पे चर्चा करने वाले हैं, तो विष्टिकरण की बात कर लेते हैं। विष्टिकरण का जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का डिवीजन है वो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों के हिसाब से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की तृतीया का उत्तरार्ध हिस्सा जो होता है वो विष्टिकरण में आता है। इसी तरीके से शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी पूर्वार्ध में आते हैं। कृष्ण पक्ष की दशमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इनका उत्तरार्ध। पूर्णिमा और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की आपको पता ही होता है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की पूर्वार्ध। ये जो योग बनता है ये विष्टिकरण के प्रभाव में आता है। अब क्या प्रश्न ये उठता है कि विष्टिकरण से जो भद्रा योग बन गया, क्या वो हमेशा अशुभ होता है या कब कब हमें लेना चाहिए? तो वास्तव में भद्रा को शुभ कार्यों के लिए वर्जित बताया गया, शास्त्रों में बताया गया है। किंतु एक चीज इसके बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा। हमारे कुल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में से कर्क, सिंह, कुंभ और मीन। कर्क, सिंह, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन। चंद्रमा यदि इन राशियों से गोचर कर रहा होता है और उसी समय भद्रा का भी प्रभाव हो, तो वो भद्रा मृत्यु लोक की भद्रा कही जाती है। यानी उस भद्रा का दोष पृथ्वी लोक पर होता है। उस भद्रा दोष को हमें मानना चाहिए, उसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। किंतु मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक, इन 4 राशियों में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा हो, उस समय यदि भद्रा का योग बने तो ये स्वर्ग लोक की भद्रा होती है। इसका प्रभाव स्वर्ग में बैठे देवताओं पर होता है, पृथ्वी लोक पर नहीं। तो उस समय आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई वर्जित नहीं है। इसके अलावा जो बचे अभी आपके कन्या, तुला, धनु और मकर, इन राशियों से अगर चंद्रमा गोचर कर रहा हो, उस समय यदि भद्रा भी प्रभाव में हो, तो ये कहलाता है आपका पाताल लोक की भद्रा।
ये भी प्रभाव मृत्यु लोक पे नहीं डालती है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल सावधानी कहाँ रखनी है, वो है आपका कर्क, सिंह, कुंभ और मीन, जो कि मृत्यु लोक की भद्रा होती है। भद्रा की पूंछ और भद्रा का मुख क्या होता है, इस पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बस ये समझ सकते हैं कि जब जब वृष्टिकरण होता है, जब जब भद्रा लगती है, उस टाइम पीरियड को हम एक करण को 4 भागों में बांटते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में से 12 घंटे आपके जो भी करण है 12 हुआ, उसमें से आपको 4 भाग कर दिए 3-3 घंटे का। तो भद्रा जो है वो अगर पूर्वार्ध में है तो उसका जो भद्रा मुख होता है वो 2 घंटे का पीरियड होता है शुरू का, और लास्ट के 1 घंटे 12 मिनट का पीरियड जो होता है उत्तरार्ध वाला, वो आपका कहलाता है भद्रा की पूंछ। भद्रा के मुख को ज़्यादा वर्जित किया गया है। भद्रा पूंछ में भी आप कोई कार्य कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब भद्रा का जन्म जो है वो महादेव के शरीर से हुआ था, इसलिए अगर कोई भद्रा में कार्य भी स्टार्ट करना है आपको, तो आप शिव पूजन के साथ अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कुछ कर्मों के लिए भद्रा को शुभ में माना जाता है, ये बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर भद्रा भी है, फिर भी अगर जात कर्म संस्कार करना है आपको, अदला बदली का व्यापार, बार्टर सिस्टम आप जानते होंगे, भोजन बनाना है, यज्ञ करना है, राजा को कोई प्रेजेंट करना है, अपने से सुपीरियर को कोई गिफ्ट देना है आपको, शिव पार्वती की पूजन करनी है, हरितालिका व्रत तीज होता है उसको भी आप कर सकते हैं, होली के लिए, इन सब कार्यों के लिए भद्रा को शुभ माना जाता है। बाकी किसी भी शुभ कार्य के लिए इसको वर्जित किया गया है और उसको हमें मानना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के इस एक भाग भद्रा पर हमने आज चर्चा की। आगे आने वाले भागों में इसी प्रकार से पंचांग के जो 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, उनसे बनने वाले विशिष्ट योगों पर हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते रहिए, और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।